हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। कई बार मैंने आपको गए वीडियोस में एब्जॉर्प्शन वाटर पढ़ाया था। अब अपन चलते हैं ट्रांसपिरेशन पर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कैसे इसकी आवश्यकता होती है, प्लांट्स ट्रांसपिरेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत सारे इसमें बिंदु हैं जिन पर अपन चर्चा करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से वाटर लेते हैं। सॉइल वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के द्वारा पानी एब्जॉर्ब किया जाता है और ये एरियल पार्ट में पहुंचता है, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। वहाँ तक पानी पहुँचेगा और ये पानी पहुँच करके लीव्स तक पहुँचेगा और लीव्स में ये जो टेम्परेचर, दिन में सनराइज होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चालू हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चालू हो जाती है। उस वक्त जितना पानी उनको चाहिए होता है रिएक्शंस को, वो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, परंतु टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लीफ का सरफेस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स को वाटर वेपर्स के रूप में पानी को खींच करके और वहाँ ऊपर बाहर की माइक्रो एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स को छोड़ना पड़ता है, और वो जिससे कि लीव्स की सेल्स मरे नहीं और टेम्परेचर को झेल सके और वहाँ पे वातावरण कूल बना रहे। तो ऐसी स्थिति में लीव्स तक पानी पहुँच करके वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर आते हैं। स्टोमेटा लीफ में छिद्र होते हैं, उनके द्वारा वाटर वेपर्स के रूप में पानी बाहर आता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन दोनों में बहुत अंतर है। हम जल्दबाजी में या वैसे बोलने में कह देते हैं कि इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन मीन्स फिजिकल जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें टेम्परेचर की वजह से जो रेडिएशन आ रहा है सनलाइट का, और वो टेम्परेचर राइज करता है पानी की सरफेस पड़ने पर, और वो पानी भाप बनकर उड़ता है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। जबकि प्लांट्स के अंदर जो पानी बाहर निकल रहा है वो पानी बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है कि डायरेक्ट टेम्परेचर की वजह से पानी उबल रहा है, भाप बन रही है और बाहर निकल रहा है, परंतु जो कैनोपी होती है टॉप लेवल पर, उस पर जितनी भी लीफ है उन लीव्स को टेम्परेचर मिलने की वजह से वहाँ पर लीव्स के ऊपर तापमान बढ़ता है। उस तापमान की जो कोशिकाओं में तापमान की वृद्धि हुई उसको सबसाइड करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए, कम करने के लिए टेम्परेचर अंदर जो कोशिकाओं अंदर पानी है वो पानी बाहर निकल करके वेपर्स के रूप में और उस बाहर के वातावरण को ठंडा करता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में एक्चुअल में जितना पानी धरती से एब्जॉर्ब हो रहा है उतना वापस ट्रांसपायर भी हो रहा है। अपन ने वाटर एब्जॉर्प्शन जब पढ़ा था, जब समानुपाती शब्द आया था कि ट्रांसपिरेशन समानुपाती होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के। तो जितना वाटर एब्जॉर्ब होता है, जितना पानी अवशोषित होता है, उतना ही वो ट्रांसपिरेशन भी कर देता है। मोस्टली जो जितने भी प्लांट्स हैं, जिनमें भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आते हैं, जीरोफिटिक को छोड़ दें या वाटर प्लांट्स को छोड़ दें, तो अधिकतर डाइकोटिलिडन्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या जिम्नोस्पर्म प्लांट जो ह्यूमिडिटी की जगह नहीं उगते, उन प्लांट्स में मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन 90 to 95% तक हो जाता है। जितना पानी एब्जॉर्ब किया उसका 90 से 95% पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसपायर हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। उतना पानी उसको फिर वापस धरती से खींचना होता है। तो एक ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज कंपल्सरी एविल या नेसेसरी एविल। वो उनका कहना है कि ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक बुराई है। यदि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा पानी का। नीचे से जो रूट हेयर्स है उनको ये एहसास कराने के लिए, टेंशन देने के लिए कि डीपीडी बढ़ रहा है और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो डीपीडी बढ़ेगा ही नहीं और वाटर की आवश्यकता नहीं महसूस होगी, तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगी।
तो इसलिए जितना मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करना है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, तो उतनी मात्रा में ट्रांसपिरेशन भी होना आवश्यक है। तो आवश्यक बीमारी के रूप में इसको कहा जाता है, ये बुराई है जो की जाती है। अब अपन बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की, ये होती क्या फिनोमेनन है। आपने पढ़ा होगा बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसमें जो प्लांट है उसको अपन बेल जार के रूप में पॉलीथीन के द्वारा भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी पॉट में आपने पौधा लगा रखा है, उस पौधे में यदि आप वाटरिंग करके और उस प्लांट को ऐसे पैक कर दें जिससे कि वो बाहर से पानी जो है वो निकले लीव से, वो आपको दिखे कहीं पर भी किस तो कहाँ उड़ नहीं रहा है, उड़े नहीं, ये इस तरह लीफ बनी और ये लीफ प्राइमोर्डिया है। और यहाँ से आप इसको एक बेल जार में बंद कर दें, शीशे का जो जार होता है उसमें बंद कर दें। उससे पहले यहाँ पर आपने वाटरिंग करी और वाटरिंग करके लीव से आप पॉलीथीन से इसको गांठ लगा के यहाँ से आप बंद कर दें और ये नीचे शीशे की वो लगा दें प्लेट और यहाँ पे इसको चारों तरफ से वैक्स से बंद कर दें, वैक्सीकरण कर दें। और यहाँ ये लीफ में से अब जो वाष्पोत्सर्जन होगा इस पानी को जो वाटरिंग कर रखा है गमले में, वो पानी निकल कर के वेपर्स के रूप में जब धूप लग रही है तो यहाँ से पानी निकलेगा विश्रमा से और ये बूंद के रूप में इसकी दीवारों पे लग जाएगा। तो ये साबित करता है कि पानी वाष्प के रूप में पत्तियों से निकल रहा है। इसको अपन पॉलीथीन में भी बंद करके प्लांट्स को इसको पॉलीथीन में बंद करके भी तो पॉलीथीन के अंदर भी वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है। तो ये एक प्रक्रिया साबित करने का एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा आप ये बता सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। वाष्पोत्सर्जन का जो बात करें अपन तो इसकी एक कैपेसिटी डिसाइड की जाती है कि वाष्पोत्सर्जन वास्तव में कितना फ़ायदा और नुकसान करता है। ये तो रेशियो बनता है, ट्रांसपिरेशन रेशियो, ट्रांसपिरेशन रेशियो या उसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और ट्रांसपायरेशन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि जितना पानी आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब वाटर, उसका ड्राई बायोमास प्रोड्यूस जितना हो रहा है उसका ड्राई बायोमास कितना है। तो जितना पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 1 लीटर एब्जॉर्ब करा, 10 लीटर एब्जॉर्ब किया, 300 लीटर एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब किया और कितना उस प्लांट का ड्राई बायोमास बना, ये रेशियो कहलाता है ट्रांसपायरेशन रेशियो। इसको ट्रांसपायरेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यदि 1 ग्राम ड्राई मास मान लो 1 लीटर या 1 किलोग्राम पानी में या 500 ग्राम पानी में किस तरह से बना, उस यूनिट को अपन देखें, जो भी डिसाइड होता है उस हिसाब से बात करेंगे। तो मोस्टली जो यूनिट होती है वो 1 ग्राम से ग्राम में चलता है। 1 ग्राम बायोमास, ड्राई बायोमास यदि प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 300 ग्राम पानी खर्च हो रहा है। तो ये उसका रेशियो हो गया कि आपको 300 ग्राम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी वाटर लॉस करने के लिए, ट्रांसपिरेशन करने के लिए, जब जाकर कि 1 ग्राम ड्राई बायोमास प्रोडक्शन होगा, उसकी ग्रोथ आएगी। तो ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जो चल रहे हैं ट्रांसपिरेशन और पानी की उपस्थिति के द्वारा, तो वो ड्राई मास प्रोडक्शन के आधार पर रेशियो क्या होता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट का अपन देखें, टेरेस्ट्रियल प्लांट यानी कि जो धरती पे उगते हैं और वाटर बॉडी है उनसे अलग, जो तापमान और जहाँ पे लैंड सॉइल होती है वहाँ पे वाटर बॉडीज सॉइल से लेना पड़ता है, डायरेक्ट वाटर नहीं होता। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कराते हैं। उन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ये देखा गया है कि जो रेशियो है ये 100 to 500 यूनिट तक होता है, यूनिट्स। दैट मीन्स 1 ग्राम यदि ड्राई बायोमास उत्पन्न करना है तो 100 से 500 ग्राम पानी की आवश्यकता उसको होगी।
जिससे कि वो ट्रांसपिरेशन करके इतना पानी का नुकसान करेगा, तब जाके 1 ग्राम ड्राई बायोमास बनेगा। ऐसे ही दूसरा मीजोफिल प्लांट्स होते हैं। मीजोफिल प्लांट्स जिनकी लीव्स लंबी होती है, छायादार स्थानों पर उगते हैं और वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, तो उनमें 300 से 500 यूनिट तक ट्रांसपिरेशन का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, जब जा कर के ड्राई बायोमास बनता है। तो इसी तरह से अपन देखें तो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जीरोफाइट्स। तो जीरोफाइट्स प्लांट्स का इससे कम होता है, हमेशा मीजोफिल प्लांट से लेस होता है, यानी कि ये पानी कम खर्च करता है। जीरोफाइट्स इसलिए पानी कम खर्च करते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं कि जहाँ ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर पानी की वैसे ही कमी है और पानी कम खर्च करें, इसलिए इस प्लांट में खुद में अनुकूलन आ जाते हैं। सपोज मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ, जैसे लीव्स के ऊपर क्यूटिकल लेयर जम जाना, तने के ऊपर क्यूटिकल लेयर जम जाना, जिससे पानी का लॉस कम हो। इसके अलावा संकन स्टोमेटा बनते हैं इनमें, तो स्टोमेटा में अंदर केविटी में हेयर्स उग जाते हैं, जिससे कि वाटर वेपर्स कम निकले, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जीरोफाइट्स की जो रेंज होती है लेस दैन 300 यूनिट्स, यानी कि 300 ग्राम पानी का वाटर लॉस होगा, उससे भी कम होगा, तब 1 ग्राम ड्राई बायोमास बनता है। तो इस तरह से ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग ट्रांसपिरेशन रेशियो चलते हैं। इसके अलावा C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स होते हैं। आप फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जब पढ़ेंगे और 12th क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, उससे आपको पता लगता है कि C3 प्लांट्स कौन से होते हैं, C4 प्लांट्स कौन से होते हैं। तो C3 का मतलब होता है कि 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के रूप में, वो C3 प्लांट्स होते हैं। और डिटेल में आप जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। और C4 प्लांट्स का मतलब होता है कि जिसमें 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा, जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है। तो वो C4 प्लांट्स मोस्टली तो सारे C3 प्लांट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, परंतु इनमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो मोनोकोटिलिडन्स हैं, वो C4 प्लांट्स में आते हैं, परंतु सभी मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स C4 नहीं होते। जैसे वीट है और राइस है, C3 प्लांट्स है, जबकि बाजरा है, मक्का है, जिया में ज्वार है, तो जिया में पेनिसिटम, सोरघम, ये सब C4 प्लांट्स हैं। तो इनकी जो पत्ती की संरचना उसके आधार पर भी ख़ास बात होती है, जब C4 प्लांट्स में भी कुछ एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। तो C4 प्लांट्स, इसके अलावा जीरोफिटिक प्लांट्स में यूफोर्बिएसी है, अमरैंथेसी है और चिनोपोडियेसी फैमिली है, इन सब में C4 प्लांट्स पाए जाते हैं। और C4 प्लांट्स में पानी कम खर्च करने की क्षमता होती है, जैसे जीरोफाइट्स में होती है, जबकि C3 प्लांट्स में ज़्यादा पानी खर्च होता है, यानी कि मोर देन 300 to 500 यूनिट्स C3 प्लांट्स में खर्च हो रहा है, तो लॉस कर रहा है वाटर का, पानी का ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो C4 प्लांट्स में पानी है जो लेस दैन 200 और 250 और 300 यूनिट्स पर होता है। तो इस तरह से अलग अलग रेशियो वाले ट्रांसपिरेशन रेट शो करते हैं प्लांट्स, जिनमें भी ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये रेशियो के आधार पर अपन ये डिसाइड करते हैं कि पानी कितनी आवश्यकता पड़ रही है, कितना एब्जॉर्ब होगा और कितने ग्राम ड्राई बायोमास उसका बनेगा। ये एक मेजरमेंट बॉटनी में चलता है। कुछ मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। कॉटन प्लांट है, जैसे एक दिन में जो पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 1 लीटर ट्रांसपिरेशन कर पाता है, 1 लीटर वाटर नुकसान करता है एक दिन में, जबकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 3 से 4 लीटर होते हैं। GMH का प्लांट है जो 3 से 4 लीटर पानी लेता है पर डे और वो वाटर लॉस करता है। ऐसे बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में खर्च करने वाले प्लांट्स भी हैं, 300 लीटर तक, 400 लीटर तक पानी को एब्जॉर्ब करके और वाटर लॉस करते हैं पर डे। ऐसा एक प्लांट है जो हिमालयन तराई क्षेत्र में भी पाया जाता है, भोजपत्र जिसको बोलते हैं, यूटोलिया यूटिलिस जिसको भोजपत्र बोलते हैं, BIRCH, बर्च प्लांट एक होता है, बर्च प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम है बेटुला यूटिलिस। ये प्लांट भोजपत्र के नाम से जाना जाता है, भोजपत्रा।
और ये भोजपत्रा प्लांट 300 लीटर पानी पर डे ट्रांसफायर कर देता है, वाष्पोषित कर देता है। यानी कि इसको इतना पानी चाहिए सारा दिन में कि 300 लीटर की बहुत बड़ी अमाउंट है पानी की जो खर्च करता है, जब जा कर के ये ड्राई बायोमास बनाता है। तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इसको यूनिट के हिसाब से पानी चाहिएगा। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये प्लांट्स है जो ट्रांसपिरेशन कितना मात्रा में कितना यूज़ करते हैं, पानी को कितना खर्च करते हैं। तो इसके साथ साथ अब अपन बात करें कि ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया होती कैसे है। तो उसके लिए पहले आपको लीफ की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो लीफ की स्ट्रक्चर किस तरह से आपको दिखती है, कहाँ काम कर रही है, आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक बार समझ लें कि ये प्लांट है, ये सॉइल है, यहाँ पे रूट सिस्टम है पूरा नीचे इसका, और यहाँ से जो भी ब्रांचें निकल रही हैं या लीफ निकल रही हैं, ये ट्री स्पीसीज भी हो सकता है, श्रब भी हो सकता है, हर्ब भी हो सकता है। बट हर्बेसियस प्लांट में क्या क्यूटिकल नहीं बनी होती है और वो बहुत छोटा ग्रीन नॉन वुडी प्लांट होता है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि जितना भी क्यूटिकल और ओल्ड प्लांट होगा जिसमें क्यूटिकल का डिप्रेशन हो जाता है, जीरोफिटिक अनुकूलित हो जाता है, जिसकी लीफ पर भी क्यूटिकल होती है, जिसकी स्टेम पे भी क्यूटिकल होती है, उन प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो अब मैं बात करता हूँ, एक लीफ की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये शूट, और शूट में ये ऐसे है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट। और यहाँ से लीफ प्राइमोर्डिया निकलते हैं, और यहाँ पर लीफ लग रही हैं, ब्रांचेज निकली और ये लीफ लगी, और इस लीफ में आप देखिए ये वेन्स हैं जैसे। तो ये लीफ, अब लीफ में आप देखिए ये शूट और ये लीफ इस पोजीशन में लगती है लीफ, जो मेरा हाथ है इस पोजीशन में। तो ये वेंट्रल साइड जो ऊपर आ रही है इसको तो बोलते हैं एडेक्सियल साइड, एडेक्सियल साइड यानी कि वेंट्रल साइड, यानी कि अपर एपिडर्मिस वाला हिस्सा, अपर एपिडर्मिस वाला भाग। और इसमें जो लोअर पोर्शन होता है यानी कि ये साइड लीफ का, ये साइड, ये तो सनलाइट की तरफ होता है, और ये डोर्सल साइड नीचे छायादार स्थान की तरफ होता है। तो सनलाइट में जितनी लाइट मिल रही है वहाँ फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी हो रही है, यानी पहली साइड इस टिश्यू वाला हिस्सा है ये पूरा, और ये नीचे वाला हिस्सा है ये डोर्सल साइड, जिसको लैटरल साइड भी डोर्सल साइड बोलते हैं, और लोअर एपिडर्मिस वाला हिस्सा बोलते हैं। इस पे मैक्सिमम स्टोमेटा पाए जाते हैं डाइकोटिक की लीफ में। तो स्टोमेटा इधर नीचे होते हैं, तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन की रेट डिसाइड होती है लोअर एपिडर्मिस। और इस लोअर एपिडर्मिस वाले हिस्से को, जिस चीज़ को एडेक्सियल बोला, तो इसको अबैक्सियल हिस्सा बोलेंगे, अबैक्सियल, अबैक्सियल साइड। अब इसका हम टीएस काट के दिखाते हैं आपको। टीएस में आपको डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा इसका फिगर होता है। ये टीएस काटा, और यहाँ पे ये स्टोमेटा बना दिए मैंने, यहाँ पे ये स्टोमेटा, स्टोमेटा, ये स्टोमेटा जिसमें पोर्स होते हैं, एक सिंगुलर वर्ड में स्टोमा बोलते हैं, और प्लूरल वर्ड में इसको स्टोमेटा बोलते हैं। बहुत सारे छिद्र होते हैं तो स्टोमेटा कहलाते हैं, और ये सिंगल है तो स्टोमा हो जाता है। और स्टोमा ये गार्ड सेल्स होती हैं, इसके बगल में सब्सिडी सेल्स और एपिथेलियल सेल, ये एपिडर्मिस वाली सेल ऐसे होती हैं, और ये उड़ जाता है। जब बीच में स्टीलर सिस्टम होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, दैट मीन्स अबैक्सियल साइड, अबैक्सियल साइड ऑफ द लीफ, ये एडेक्सियल साइड ऑफ द लीफ, राइट। यहाँ पे ये फ्लोएम वाला हिस्सा और ये जाइलम वाला हिस्सा, इसमें जाइलम कोशिकाएं होती हैं, ये जाइलम, ये फ्लोएम। और यहाँ पे पैलिसेड सेल्स होते हैं, पैलिसेड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस चलता है,
ये, और यहाँ पे नीचे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, अलग अलग तरह की क्वेश्चन है टाइप डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाली विद इंटरनल स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। ये सेल्स कहलाती हैं स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का आना या ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर है जो ऑक्सीजन का निकलना, साथ में वाटर वेपर्स बाहर निकलना। ये वाटर वेपर जो यहाँ से बाहर निकल रही है स्टोमेटा से, ये ट्रांसपिरेशन कर रहा है, तो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है। इस पानी को आप देखिए तो ये लीफ को देखिए, लीफ में अपर एपिडर्मिस वाला हिस्सा जिसको एडेक्सियल पार्ट बोल रहे हैं, ये अपर वाला जिसमें सन फेसिंग होता है, ये अपोजिट टू सन लाइट, यानी लोअर जिसको डोर्सल साइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सियल साइड कहलाता है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में मैक्सिमम डाइकोटिलेडन्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, जबकि मोनोकोटिलेडन में दोनों ही सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, क्योंकि वो आइसोमॉर्फिक होती है और ये डाइसोमॉर्फिक होती है। तो जो डाइकोटिलेडन की जो लीफ होती है, उस लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में बिल्कुल अलग अलग दिखती है। ऊपर वाली एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं होते, बीच में जाइलम, जाइलम ये ऊपर वाली लेयर में जा रही है। ये क्या आप देखिए, ये कॉलम चल रहा है बीच में जाइलम का, और ये जाइलम अंदर जा रहा है, और ये जो बाहर का हिस्सा फ्लोएम वाला हिस्सा है, ये फ्लोएम वाला लोअर पोर्शन की तरफ जा रहा है, और फ्लोएम यहाँ नीचे लोअर एपिडर्मिस की तरफ दिख रहा है, और ऊपर की तरफ जाइलम दिख रहा है। और यहाँ ये पूरी पैलिसेड सेल और ये एपिडर्मल सेल्स। तो इस तरह से आप स्टडी करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि लीफ में यहाँ से रूट हेयर से पानी जो पहुँचा वो कहाँ तक पहुँचा, और कहाँ से पहुँच करके ये फोटोसिंथेसिस करके, और ये जो स्टोमेटा इस लोअर वाली पे होते हैं, यहाँ से निकल करके ट्रांसपिरेशन हो रहा है। और ये इसमें फिर स्टोमेटा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि ये ट्रांसपिरेशन में किस तरह से काम करते हैं। टर्जिडिटी, फ्लैसिड होना, डीपीडी का अंतर होना, ऑस्मोटिक प्रेशर में अंतर होना, ये सारे कारक के रूप में काम करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर हैं। ट्रांसपिरेशन को कितनी परसेंटेज में करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, प्लांट्स की आवश्यकता कितनी है, और ट्रांसपिरेशन कितना होना चाहिए, उस वक्त टेम्परेचर कितना है, बहुत सारे फंक्शन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे ट्रांसपिरेशन डिसाइड होता है। तो मैंने आज आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया और लीफ की स्ट्रक्चर बताई, जिससे आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से होता है। अब हम अगले टॉपिक में स्टोमेटा पर चर्चा करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह। थैंक यू।